ना अगर ये लॉन्ग के टेबल बायवे के अंदर, तो वो बेसिकली जी होगा सर। ये कि कोई थायराइड पेशेंट होगा फॉर एनी सर्जरी, ठीक है? तो उसके अंदर भी आपको हम्म। बताना यही होगा कि माय पेशेंट कंसर्न रिलेटेड टू थायराइड फंक्शन in the form of any metabolic problems, anything related to cardiovascular system, ठीक है? Any like एयरवे प्रॉब्लम। airway problems, ठीक है? और जो हम्म। थायराइड ड्रग्स ले रहे हैं उससे रिलेटेड टू एनीमिया, ठीक है? या एक हम्म। ग्रेनुलोसाइटोसिस हो गया, इन्फेक्शन को वो होगा, मतलब बेसिकली, और जो दवाइयाँ उसकी ले रहे हैं उसकी साइड इफेक्ट्स हो गए। तो बेसिकली ये 2 तरह से आ सकता है, ठीक है ना? या ये थायराइड का वो आपसे थायराइड सर्जरी करवाएँगे, या वो थायराइड पेशेंट फॉर एनी नॉन थायराइड सर्जरी, ठीक है? तो वो नॉन थायराइड सर्जरी के अंदर जो होगा कि वो देखेंगे आपके अच्छा बाय द वे, एक बड़ा एनलार्ज थायराइड है पेशेंट का, और उसकी उसकी होनी है इमरजेंसी अपेंडिसेक्टमी, ठीक है? वो हाइपरथायराइड पेशेंट है, उसका एएसए स्टेटस क्या होगा? एज स्टेटस सर, अगर उसका स्टेटस नहीं पता कि वो यूथायरॉइड है या नहीं, तो फिर उसको हम उसको 3 में डालेंगे। उसको आप 3 बोलेंगे? सर मेरा ख्याल है, क्योंकि एक तो उसका भी इतना स्टेटस नहीं पता, दूसरा फिर वो नहीं, अगर डिफिकल्ट। स्टेटस नहीं पता तो आप सर देखें वो ना, जब डिपेंड आप करेगा कि उसके सिस्टम्स को कितना उसने अफेक्ट किया हुआ है। नहीं, वो ठीक कह रही हैं आप, वो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन इसके अंदर आप लोग एक चीज़ और मिस कर रहे हैं बहुत छोटी-सी। कोई और बंदा पॉइंट आउट करे प्लीज़। मैंने बताया कि ये इसकी सर आपने अपेंडिसेक्टमी। बोला था जो ये ऐसे स्टेटस होता है वो मेडिकल कंडीशंस को करता है, सर्जिकल नहीं, नहीं, कंडीशंस नहीं, को नहीं, नहीं वो करता। बिल्कुल करता है, लेकिन ई लेकिन होगा। ई होगा, ठीक है? ये 3 या 2 ई है। आप इसको 2 ई बोलें या 3 ई बोलें, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ई लगेगा इसके साथ, ठीक है? कोई भी अगर इमरजेंसी सर्जरी हो रही होगी तो वो उसके साथ ई लगेगा, ठीक है? अगर ये अनकंट्रोल्ड है तो ये 3 होगा। अगर ये कंट्रोल्ड है थायराइड फंक्शन, अब यूथायराइड हो गया है, तो वो बायोकेमिकली, जब भी आपने बोलना है ना, तो इसके लिए लफ्ज बोलना है पेशेंट शुड बी बायोकेमिकली एंड क्लिनिकली यूथायराइड। ये जुमला याद कर लें, पेशेंट शुड बी बायोकेमिकली एंड क्लिनिकली यूथायराइड, ठीक है? ठीक है। तो उसके बाद जो है हम लोगों ने जो जो बातें कर ली हैं वो समराइज उसको आप कर लें कि हिस्ट्री की बात की हमने, इन्वेस्टिगेशंस की बात की, एग्जामिनेशन की बात की। एयरवे को मैंने 1 मिनट के लिए इंटेंशनली हटा दिया है अभी फिलहाल। एयरवे बड़ा टॉपिक है, वो उसको अलग से करेंगे, ठीक है? लेकिन ये है कि एयरवे से रिलेटेड इसके कंसर्न्स हैं, बाकी इसके अंदर कार्डिक प्रॉब्लम है, उसके अपने थायराइड फंक्शन है, उसकी एक्सटेंशन है, डिफिकल्ट एयरवे का होगा कि सिनेरियो इसके अंदर, ठीक है? तो इसके अलावा और कोई बात अभी तक मिस तो नहीं कर रहे हम? मिक्स एडीमा कॉमा किस तरीके से मैनेज करना है? जी जी बताएं। सर उसमें भी कॉल फॉर हेल्प होगी, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन को मेंटेन करेंगे, ठीक है, पेशेंट को रिहाइड्रेट करेंगे, अगर उसमें क्योंकि हाइपोथायराइड के होते हैं इसमें, तो पेशेंट को हमें वार्म करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा हम इसमें आईवी थायराइड हार्मोन आईवी-थायरोक्सिन देंगे सर। थायरोक्सिन देंगे। हाँ जी, ठीक है। आईवी-थायरोक्सिन जो देंगे। उसके जो बाकी होंगे ना, उसके अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, फ्लूइड डेफिसिट हो रहा है, अगर वो हाइपोटेंशन में है, तो आपने उसकी ट्रीट द सिम्टम्स, यहाँ पे वो भी होगा। और जो डेफिनेटिव होगा वो, क्योंकि आपको पता है कि इसकी थायराइड हार्मोन की वजह से, अच्छा हाइपोथायराइड में भी स्टीरॉइड्स देते हैं, मुझे इसकी रीजन याद नहीं आ रही है, मैं यही इस वक्त बैठा सोच रहा था कि स्टीरॉइड्स भी देते हैं इसके अंदर ना, हाइपोथायराइडिज्म में भी स्टीरॉइड देते हैं, मेरे ख्याल हाइपोटेंशन के लिए देते हैं, ठीक है? अब मुझे सर इसकी अगर उसके साथ एसोसिएटेड प्राइमरी और सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी है तो उस पे इसका इफेक्ट आएगा। हाँ, ये रीजन होती है, ठीक है? तो ये चीज हो गई। अच्छा मैं इसमें थोड़ा सा आप लोगों को एटिपिकल तरीके, कल हम बाकी थायराइड का पोर्शन प्लस एयरवे वो हम कल करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन मैं अभी इंट्रा ऑपरेटिवली इसके अंदर और क्या क्या
चीजें, मिक्सेडीमा कोमा के बारे में आमतौर पे बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, थायराइड क्राइसिस के बारे में ही ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। और इमरजेंसी कोई भी बतानी है वो आपको मैंने तरीका बता दिया। कॉल फॉर हेल्प, इमरजेंसी management, evaluation and resuscitation will go side by side. My approach will be airway, breathing, circulation. Make sure patient airway is patent. Make sure patient is breathing well. Make 100% oxygen. ठीक है। Take large bore IV cannulas अगर नहीं है, उसको फ्लूइड स्टार्ट कर दिए। अगर उसको हाइपरटेंसिव हो रहा है तो उसको वेजोप्रेसर्स आपने देने शुरू कर दिए। वो डिसेबिलिटी में उसकी बाकी चीजें आ गई, आपने उसका टेम्परेचर को देखना शुरू कर दिया, उसकी एनजी डाल दी, उसका फोलिस डाल दिया, व्हाटएवर, जो जो चीजें जहां जहां पे फिट होती जाएंगी। ठीक है। अच्छा, थायराइड डिसफंक्शन के अंदर एनेस्थीसिया का क्या क्या रिलेशन आएगा? इंडक्शन एजेंट ऑफ चॉइस, जो बेस्ट इंडक्शन एजेंट कौन सा है? जो थायराइड की डिजीज के हिसाब से कौन सा इंडक्शन एजेंट होता है जिसके ना एंटी थायराइड प्रॉपर्टीज होती है? थायोपेंटोल। वेरी गुड। वैसे ये बाय द वे ये एक अलग कौन सा है टॉपिक कि थायराइड, जो एनलार्ज थायराइड का पेशेंट हो उसके अंदर इंडक्शन आपने क्या बोलना है? रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन, डिफिकल्ट एयरवे है ना? नहीं 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 सर, इलेक्टिव केस है ना, तो अवेक फाइबर ऑप्टिक। जी, अवेक फाइबर ऑप्टिक। ठीक है। ये आपने उसमें ये कहना है कि वी विल काउंसल द पेशेंट, क्योंकि डिफिकल्ट एयरवे की वजह से इसके अंदर इट इज नॉट सेफ टू इंड्यूस पेशेंट अनलेस वी आर 100% श्योर, ठीक है, अबाउट वी विल बी एबल टू वेंटिलेट द पेशेंट। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात उसके अंदर ये हो गई, तो कर सकते हैं। देखें, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास सारे गैजेट्स, क्योंकि एक क्वेश्चन मुझे ना आज तक इसका आंसर नहीं मिल सका, मैं अभी आपसे पूछता हूँ, आप लोगों में से हो सकता है किसी को इसका सही आंसर आता हो, मुझे नहीं पता, मुझे आज तक नहीं पता इसका सही आंसर क्या है। वो क्या है कि आपने इंडक्शन, इनहेलेशनल इंडक्शन की आपने, ठीक है, और जैसे ही पेशेंट को लॉन्ग स्टैंडिंग उसको था, उसको ग्वाइटर, उसकी वजह से उसको हुआ था ट्रेकियोमलेशिया, तो जैसे ही उसकी मसल्स की टोन कम हुई, इनहेलेशनल एजेंट्स का मसल पे इफेक्ट होता है ना, न्यूरोमस्कुलर रिलैक्स होता है ना। तो मुझे ये बताइए कि जब वो टोन खत्म हो गई, अब आप उससे वेंटिलेट नहीं कर पा रहे, अब आप क्या करेंगे? आपने दिया उसको इनहेलेशनल एजेंट है, आप फिर क्या करेंगे? सर उसमें हम पेशेंट को फिर लेटरल करके भी कर सकते हैं, वेंटिलेट कर सकते हैं, बैक मास्क वेंटिलेशन, या फिर जो आपका कोई असिस्टेंट हो उसको हम बोलेंगे कि जो गाइडर है उसको पुल करेंगे एक साइड से, उसको लिफ्ट करे, उसको रिवर्स हेलिक मैनूवर करेंगे, उसको रिवर्स हेलिक मैनूवर कहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। दूसरे आपने कोशिश करना है कि यही बात उसको बोलनी है कि उसको जो है ना वो रैंप पोजीशन में आप इंट्यूबेशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि बिकॉज इट विल ईज द लेरिंगोस्कोपी, it will increase the FRC, it will help in ventilation। ठीक है, ये बातें हो गई। अब एक फाइबर ऑप्टिक की फैसिलिटी नहीं है, आपने उनको ये हत्तुल इम्कान एग्जामिनर को ये साबित करना है कि भाई अगर ऐसे सेटअप में इलेक्टिव केस हम नहीं करेंगे जहां पर उसकी फाइबर ऑप्टिक, अवेक फाइबर ऑप्टिक की फैसिलिटी ना हो, लेकिन अगर वो आपको ये एग्जामिनर ये कहेगा जी अगर पेशेंट जो है वो रिफ्यूज कर रहा है तो कहेंगे कि वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में आप उस चीज को डिसाइड करेंगे कि हमने किस तरह करना है, ठीक है, और उससे फिर आप हाई रिस्क कंसेंट लिखवाएंगे कि ये पेशेंट का एयरवे मैनेज करना मुश्किल हो सकता है, ठीक है, और साहब बाद में आपने उसमें ये भी कह देना है कि डिफरेंट एयरवे मैनूवर्स के जरिए हम स्लीप फाइबर ऑप्टिक भी कर सकते हैं, ठीक है। पेशेंट पहले रिफ्यूज कर रहा था ना, तो अब आप मरीज सो गया है, इनहेलेशनल पे है, स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन पे है पेशेंट, तो आप उसकी स्लीप फाइबर ऑप्टिक की ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है, सिवाय एक चीज एब्सोल्यूट है कि अगर किसी बंदे ने डिफिकल्ट एनलार्ज थायराइड के अंदर रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन कह दिया तो वो फेल है, वो चाहे जो मर्जी कर ले उसके बाद वो कभी भी नहीं पास हो सकता, ठीक है, ये ज़हन में रखें बात आप। तो ये बात हो गई। अच्छा, अब जो सिनेरियो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ
आपने उसको सेलिक मैनूवर भी कर लिया, आपने उसको लैटरल भी कर लिया, वो वेंटिलेट नहीं हो पा रहा। अब कैन नॉट इंट्यूबेट, कैन नॉट वेंटिलेट का सिनेरियो आ गया, ट्रेकियोस्टमी कैसे करेंगे इसमें? सर हमारे पास 4 प्लान होंगे, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। प्लान ए में तो हमने मैं ए बी सी मैंने हटा दिया ना, आपसे कैन नॉट इंट्यूबेट, कैन नॉट वेंटिलेट का सिनेरियो आ गया है अपना जी। ठीक है। तो अब इतना बड़ा थायराइड है, ये मेरे पास, मैंने आपको, ये वो सवाल है जिसका मेरे पास अभी आंसर नहीं है। आप लोग अपने अपने वर्क प्लेस पे ये सारों से ये सवाल पूछें और इंशाल्लाह कल मुझे इसका जवाब दें। मुझे नहीं पता इसका, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि अगर इतना बड़ा थायराइड, फ्रंट ऑफ नेक एक्सेस करेंगे ना, फ्रंट ऑफ नेक एक्सेस बेटा जी किस तरह करेंगे, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। इतना बड़ा थायराइड है, उसके अंदर कोई लैंडमार्क्स ही नहीं नजर आ रहे। आपने कभी बड़े थायराइड देखे? जो पाकिस्तान के अंदर पले हुए थायराइड होते हैं वो दुनिया में कहीं नहीं होते, लेकिन वो थायराइड के अंदर आपको कहीं नजर आ रहा होता है? मैं आप लोगों से एक ना वीडियो एक दफा हमने इमरजेंसी में करवाया था पेशेंट का, तो उसका थायराइड काफी बड़ा था उसका, वो हमारे साथ इमरजेंसी में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ प्रेजेंट की थी पेशेंट, तो उसमें फिर उन्होंने ट्रिकोस्टमी की थी। देखें, होने को सब कुछ हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वहां पर एग्जामिनर के सामने आपने क्या बताना है, ये क्वेश्चन है मेरा। सर उसमें यही है कि पेशेंट को कोशिश करेंगे कि अवेक करें और उसको फिर रीशेड्यूल करेंगे अगले उसके लिए, कि उसके लिए और सेकंड मैनूवर अगले में तो उस वक्त तक आएगा ना जब आपको देखें। मेरा क्वेश्चन 2% टेक्निक यूज करेंगे कि उसको मास्क से वेंटिलेट कर सके और उसको अवेक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सर हमने उसको रिलैक्सेंट तो नहीं देंगे ना कि हमने फुल सुला दी और अब जो है तो हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं हमारे। तो सर अगर थायराइड में इतना बड़ा पड़ा हुआ है, अगर सर इतना बड़ा थायराइड है, तो ये सर तो सिर्फ आप साइड के लिए जी थायराइड की बात कर रहे हैं ना, फ्रंट ऑफ नेक एक्सेस इन अ पेशेंट विद शॉर्ट नेक विद मॉर्बिड ओबेसिटी, ये फ्रंट ऑफ नेक एक्सेस कोई इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है, कि एक पेशेंट का बहुत बड़ी स्वेलिंग है थायराइड की, कि वहां पर एक सारे जो लैंडमार्क्स हैं ऑब्स्क्योर है बिल्कुल ना, तो उस पेशेंट के अंदर ट्रिकोस्टमी नहीं की जा सकती। तो आपने उसके अंदर ऐसा सिनेरियो के अंदर पहुंचना ही नहीं है, क्योंकि ऐसे मौके पे मुझे मेरे पास नहीं है कि इसका अगला आंसर क्या होगा, क्योंकि ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि अगर आप फॉल कर गए जी। ये लियाकत साहब से सबमेंटल इंट्यूबेशन, ये आपका लियाकत साहब से पाला टाकरा हो तो ये सवाल पूछना है सर से। ठीक है सर, वो जो सबमेंटल इंट्यूबेशन वगैरह करते हैं वो नहीं हो सकती? कौन सा इंट्यूबेशन? सबमेंटल। देखो सबमेंटल के में क्या प्रॉब्लम होती है? सबमेंटल तो देखो, सबमेंटल कैसे करेंगे आप मुझे बताओ? इसी तरह तो ऑक्सीजनेट करना है ना पेशेंट को। नहीं, सबमेंटल इंट्यूबेशन कैसे की जाती है? सबमेंटल इंट्यूबेशन की क्या रीजन होती है? सर उसमें तो अगर पेशेंट की माउथ ओपनिंग अगर कम है या उसको कोई डेंटल सर्जरी होनी है, जां का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर उसमें सबमेंटल करते हैं। उसके अंदर ये करते हैं कि नेजली चले जाते हैं, या मिसाल के तौर पे रिट्रोग्रेड वो करते हैं कि आपकी जो ट्रेकिया के पास से आपने उसका जो क्रिकोथायराइड मेम्ब्रेन के जरिए आपने रिट्रोग्रेड गाइड वायर आपने पास की, और वो आपने सब में उससे मेंटल स्पेस से निकाल दी बाहर, और उसके थ्रू आपने ट्यूब को वापस डाल दिया। ये तरीका है, या यहाँ ये है रीजन, या ये है कि आपने जो है वो नेजली आपने पहले ट्यूब डाल दी है, लेकिन अब वो नेजल भी नहीं रख सकते, और अब आपने उसको जो है वो नेजल ट्यूब को निकाल के आपने सबमेंटल एरिया से बाहर निकाल दिया। ये दो इसकी आती हैं इस सिनेरियो के अंदर, जिसमें आपको कुछ नेक में नजर ही नहीं आ रहा, उसके अंदर सबमेंटल का भी कोई रोल नहीं है। बस फिर डॉक्टर लियाकत से पूछा ये लियाकत साहब से जरूर पूछ के बताना है सर से ना, कि सर ये सिनेरियो अगर हो जाए कि एक डिफिकल्ट इंट्यूबेशन का पेशेंट था और फाइबर ऑप्टिक की फैसिलिटी नहीं थी और इमरजेंसी में उसको प्रोसीड करना पड़ा है, ठीक है, तो अगर मिसाल के तौर पे कैन नॉट इंट्यूबेट, कैन नॉट वेंटिलेट हो गया है और बहुत बड़ी नेक स्वेलिंग है, तो इसके आंसर में अगर एग्जामिनर हमसे यहाँ ये सिनेरियो लेकर आ जाए, रियल टाइम तो चलो छोड़ दें एक लम्हे के लिए, अगर एग्जामिनर आपसे ये सवाल पूछे कि फ्रंट ऑफ नेक पे ऊपर इतनी बड़ी स्वेलिंग है कि यू कैन नॉट डू ट्रेकियोस्टमी, व्हाट टू डू, ठीक है,
ये तो सर एग्जामिनर का इसका मतलब इसके पास जवाब होगा ना, तभी तो हमसे जवाब एक्सपेक्ट करेगा। नहीं, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ ना कि एग्जामिनर के पैनल से ये सवाल का जवाब पूछे, ठीक है ना? ठीक है सर। सर मैं अपनी प्रोफेसर से पूछूंगी। आपकी प्रोफेसर से भी पूछना है, ठीक है? अच्छा, मैडम तो साहब एनीवेज, अच्छा अब मुझे अब इसके यहाँ तक की बात हो गई। थायराइड के अंदर एक तो ये हो गया कि जो एंटी थायराइड ड्रग्स में से ये होता है आपकी थायोपेंटोन होती है, बाकी आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद एनाल्जेसिया के लिए इसका कोई नर्व ब्लॉक लगा सकते हैं इस एरिया के लिए? सर सुपरफिशियल सर्वाइकल ब्लॉक लगा सकते हैं, प्लेक्सस ब्लॉक। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो बाकी जो इसके स्टेप्स अब आप सोचें, सारे जो मैंने आप लोगों को बताया ना, इस पेशेंट के अंदर कार्डियक रिस्क फैक्टर्स, रीनल रिस्क फैक्टर्स, पल्मोनरी रिस्क फैक्टर्स, पीओएनवी का रिस्क फैक्टर्स, ठीक है? तो वो सारी चीजें आपको पोजिशनल स्ट्रेटेजीज, इसमें आपने नेक को, आपने हेड को थोड़ा सा एलिवेट करना है। जब भी हेड को एलिवेट करते हैं तो एक कौन सी कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा हो सकता है? एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म, ठीक है? एयर एम्बोलिज्म, ठीक है? और एक और बात ये होती है कि ये इसके अंदर भी जो है नेक को एलिवेट करते हैं और हेड को जब करते हैं ना, तो सर्किट का स्ट्रेच होता है, ठीक है? तो वो सर्किट की डिस्कनेक्शन होने का भी खतरा होता है। तो ये भी, क्योंकि सारा एरिया कवर होता है ना, तो आपने ये उसमें ये कंसर्न, जब आप एनेस्थेटिक कंसर्न बता रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर कुछ भी आप बता सकते हैं। जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं ना, वो आप सारी बताएं, वो सारी आपकी सही होंगी, ठीक है? तो ये बात हो गई। अच्छा, उसके बाद एनाल्जेसिया हो गया। अच्छा, अब ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो पोस्ट ऑपरेटिव है। पोस्ट ऑपरेटिव इस पेशेंट को आपने एक्सटुबेट कैसे करना है, ठीक है? एक्सटुबेशन के वक्त कोई एहतियात करनी है? सर हम इसमें एक्सटुबेशन करेंगे और हमारे पास ऑपरेशन होनी चाहिए एक्सटुबेशन भी। अच्छा, एक मिनट सुमेरा, ये किसी और को बोलने दें आप। आपने इनके आंसर के अंदर जो कमी पेशी होगी वो बताना है। उमर आप बताओ, शाबाश। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि पेशेंट, अब हमने सर्जरी करवा ली है, एक एनलार्ज थायराइड का पेशेंट था, अब उसको एक्सटुबेट करना है, ठीक है? तो एक्सटुबेशन कैसे करनी है? सर उसमें एक तो है कि उसको हम फुली अवेक करके एक्सटुबेट करेंगे, और उसमें हेड एंड नेक मूवमेंट का ख्याल रख लेंगे, और वोकल कॉर्ड को जो पहले स्प्रे कर लेंगे। ये नहीं, वोकल कॉर्ड को तो सीक्रेट लैरिंजियल नर्व का देखना होता है, उसको एक्टिवेट करके एलिमेंट। अच्छा, वोकल कॉर्ड को हम चेक करना होता है। उसके अंदर आपको ये है कि सर्जन जो है वो दो होगी कि आप यू हैव टू कम्युनिकेट विद द सर्जन अबाउट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। सर्जन हैज सम डाउट, ठीक है? तो आपने उसको जब व्हेन द पेशेंट इज आउट ऑफ मसल रिलैक्सेंट but still the reflexes are blunted by keeping the inhalational agents or by a small bolus of propofol or lidocaine, ठीक है? आपने उसको लेरिंगोस्कोपी करके आपने देखना है कि बायलैटरल उसके कॉर्ड्स मूव कर रहे हैं या नहीं। एक बात ये हो गई, ये एक चीज हो गई। एक और कंसर्न होता है एक्सटुबेशन से पहले थायराइड के पेशेंट के अंदर, बड़े थायराइड के अंदर, वो क्या होता है? कोई एक और टेस्ट करते हैं आप एक्सटुबेशन से पहले? हाँ जी, ट्रेकियोमलेशिया। वॉल्स। अच्छा, वाल्सल्वा की बात मैं मिस कर गया हूँ, वो भी कर लेते हैं। वाल्सल्वा की बात पहले बता देता हूँ। वाल्सल्वा बेसिकली देखो क्यों करते हैं, किसने बोला वाल्सल्वा? जी मैंने। उमर, वाल्सल्वा क्यों करते हैं? ये सर मोस्टली वो हीमोस्टेसिस के लिए हम करेंगे। हीमोस्टेसिस के लिए या कुछ और भी? नहीं, ये नहीं होती। एक ये भी रीजन होती है, हीमोस्टेसिस इज वन रीजन, लेकिन आपको असल रीजन बताइए। असल रीजन तो कुछ और होती है। इस इलाके के नीचे कोई नहीं, एक सेकंड, उसके नीचे कोई खतरनाक चीज होती है? ट्रेकियोमलेशिया को देखने के लिए कि रेट्रोग्रेड थायराइड लीक तो नहीं हो रहा। नहीं, एक सेकंड, दोनों तीनों चीजें आप मिक्स कर रहे हैं। जो आपने बोला ना सुहेब, वो भी आपकी बात ठीक है, लेकिन वो भी अगले स्टेप में आएगी। वो सवाल जो मैं लोगों से पूछ रहा था, जो अभी नहीं बता रहे थे, वो उसका जवाब है। यहाँ पर ये होता है रीट्रोस्टेनल, जो उमर बोल रहे हो ना आप, रीट्रोस्टेनल जब क्वार्टर हो सकता है, या उसकी एक्सटेंशन होती है, या इवन नॉर्मल थायराइड में
यू नेवर नो कि आपने पीछे नीचे से आप प्लूरा की तरफ पहुंच गए हैं और उसके ना लीक हो रहा है, इसलिए हाई प्रेशर देके आप देखते हैं कि वहां से कोई लीक तो नहीं हो रहा। सही। आप समझ लें कि नेक के आप दरवाजे पे खड़े हुए हैं ना, आप सॉरी नेक कह रहा हूँ, थोरेक्स के आप दरवाजे पे खड़े हुए हैं। तो जब थोरेक्स के दरवाजे पे दरवाजे को आपने डेंट को चेक करना है ना कि भाई करते हुए कोई डेंट तो नहीं लगा दिया आपने, ठीक है, तो वो वैल्सल्वा तो उसके लिए करते हैं, ठीक है। एक बात हो गई। दूसरी बात ये, अब आप जो बता रहे हो ना सुहेब, जो आपने बताना शुरू किया था रिट्रोस्टर्नल, वो सॉरी क्या नाम है इसका, ट्रेकियोमलेशिया को देखने के लिए वो कैसे करते हैं, वो क्या करते हैं? अभी आपने बताया था ना लीक चेक करने के लिए करते हैं, वो क्या करते हैं? उसको डिफ्लेट करने से पहले जो है हम प्रेशर देंगे और चेक करेंगे इफ देयर इज अ लीक। हाँ, इसको लीक टेस्ट कहते हैं। और बेसिकली वो आप ये समझ लें कि पेशेंट को आपने उसको डिफ्लेट करके आपने देखना है कि लीक है या नहीं। अगर लीक नहीं है तो दैट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है। अगर लीक नहीं है तो इसका मतलब है कि एयरवे कोलैप्स कर रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर आप उसमें उसके अंदर बाद आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? रीइंटुबेट कहाँ से आ गया? अभी तो हमने एक्सटुबेट ही नहीं किया, तो रीइंटुबेट कहाँ से आ गया? में सर कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, इतनी जल्दी नहीं ना। देखें उससे पहले भी तो आप चले ना, खाली जरूरी तो ही नहीं कि इतना बुरी तरह कोलैप्स हो गया, आपको क्या कोई स्टीरॉइड देने चाहिए, ठीक है। उसके अंदर जो मैन्यूअर्स है ना, देखें इसके अंदर बाकायदा कोई एडिमा नहीं है, तो उसका कोई डायरेक्ट, अगर यही सिनेरियो हो और कोई ऐसी चीज हो जिसके अंदर सब ग्लॉटिक एडिमा हो रहा है, उसके अंदर तो आपने रेसीमिक एपिनेफ्रीन का भी जिक्र आपने करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी स्टीरॉइड्स देने से कुछ ना कुछ स्वेलिंग पे कमी होगी, ठीक है। एक बात हो गई। तो आपने प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपने वैसे भी इंट्राऑपरेटिवली स्टीरॉइड देने होते हैं ना। तो इसके अंदर दूसरी बात ये है कि आप उसको डिफ्लेट करके देखेंगे और फिर उसके बाद आप सर्जन के साथ इसके प्लान डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके अंदर यू मे नीड टू कीप द पेशेंट इंटुबेटेड, ठीक है जी। और उसको पोस्ट ऑप आईसीयू में शिफ्ट करेंगे इसको, ठीक है। कि और अगर आप एक्सटुबेट करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है इस सिनेरियो में? सर वो ट्रेकियोमलेशिया का ही प्रॉब्लम होगा। हाँ, तो ट्रेकियोमलेशिया तो अगर उसको एक्सटुबेट कर देंगे तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो, उसकी पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जाएगा। हाँ जी तो आपको इसको फर्दर इवैल्यूएशन करने की जरूरत होगी, ठीक है। तो सर अगर पेशेंट को ट्रेकियोमलेशिया था, हमने उसको इंटुबेटेड पेशेंट आईसीयू में शिफ्ट कर दिया, तो हम उसकी ट्रेकियोस्टमी कब करेंगे? यार ये भी एक क्वेश्चन ऐसा है जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, मेरे पास इसका सही आंसर नहीं, ठीक है। इसका सही आंसर नहीं है ये भी चीज, क्योंकि ये बातें ना, ऐसी बातें ना किताबों में नहीं लिखी होती, ऐसी बातें आपको एक्सपीरियंस से आती है। मैंने कभी आज तक ये फेस नहीं किया। तो रिफा ये ट्रेकियोमलेशिया कितनी देर में हो जाता है रिकवर? सॉरी ये इसका आंसर मेरे पास नहीं है। सर ये सेकंड क्वेश्चन जो कह रहे थे वो अंदर ही रह गया। रिकरेंट लेरेंजियल नर्व तो हमने देख ली, उसके बाद अभी आप कुछ दूसरा पूछ रहे थे कि और क्या? नहीं वो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व का वो यही लीक टेस्ट ही मैं आपसे पूछ रहा था। लीक टेस्ट होता है, लीक टेस्ट करते हैं और वो वहां से लीक टेस्ट होता है। वो वैल्सल्वा बीच में आ गया था ना, तो हमने वैल्सल्वा के बारे में बात की थी। वैल्सल्वा में देख लिया आपने, रिट्रोस्टर्नल की वजह से कोई डेंट तो नहीं आ गया, ठीक है। और ट्रेकियोमलेशिया को देखने के लिए आपने लीक टेस्ट किया, आपने डिफ्लेट करके आपने देखा। अगला जो इसका आंसर है का हिस्सा है, मैं आई एम नॉट श्योर, तो मैं आपको कोई गलत चीज नहीं बताना चाहता। आप इस चीज को कंफर्म कर लें, मैं भी दोबारा से रिव्यू करने की कोशिश करता हूँ। रिफा आप ये सवाल भी सर से पूछना है, लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है कि अगर वो लीक नहीं, परसिस्टेंट लीक नहीं होगा तो आपको ट्रेकोस्टमी करनी पड़ेगी, क्योंकि यू विल, या आप उसको ट्रायल एक्सटुबेशन का ट्रायल दे सकते हैं और विद पॉसिबल हाई सस्पिशन ऑफ रीइंटुबेशन और पॉसिबल नीड ऑफ ट्रेकोस्टमी, ठीक है। ये अगर आपको सेफ आंसर इसका यही है। मैंने जब पढ़ा था मेरे ख्याल से मैंने यहाँ तक ही याद किया था कि ये मतलब इसका पॉसिबल जो है वो, क्योंकि कभी किसी ने पूछा भी नहीं बाय द वे। ये हमेशा ये मेरे एम्बिग्विटी मेरे दिमाग में रह गई है,
और इतने सालों में ये एम्बिग्युइटी कभी खत्म नहीं हुई कि इसमें क्या करते हैं। और वो जो मैंने आपसे दूसरा पूछा है, फ्रंट ऑफ नेक एक्सेस पे प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ लार्ज नेक स्वेलिंग, ठीक है, तो उसमें क्या करना होता है? पोस्ट ऑप भी पूछते हैं कि जी सिस्टर आई है घंटे बाद, यदि पेशेंट कोलैप्स कर गया है, स्वेलिंग हो गई है, वो अभी मैं ये बहुत ज्यादा पूछते हैं। वो मैं अभी पहुंच रहा हूँ, वो मैं अभी वहां तक मैंने बात नहीं की, ठीक है, पहले ये यहाँ तक की बात होगी। अब आपने एक्सटुबेट कर लिया है और एक्सटुबेशन के बाद पेशेंट को हाइपोक्सिया डेवलप हो रहा है, स्ट्राइडर हो रहा है, व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट इज डिफरेंशियल डायग्नोसिस? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसकी सर रिकरेंट लैरिंजियल नर्व वो जो है तो क्या हुआ रिकरेंट? सर्जिकल कॉजेज हो सकते हैं, पेशेंट फैक्टर्स एंड सर्जिकल फैक्टर्स। सर्जिकल फैक्टर में पेशेंट को हेमाटोमा हो सकता है एंड पेशेंट फैक्टर्स। एक सेकंड आपने देखें, यही आप लोग गलती करते हैं, यही मैं आप लोगों को सिखाता हूँ और यहीं पे आप लोग गलती कर रहे हैं। सबसे कॉल फॉर हेल्प करेंगे सर, और कॉल फॉर हेल्प, और सबसे पहले आपने अपने फैक्टर सबसे पहले नहीं देखने, सीनियर एस्थेटिक्स को बुलाएंगे और ईएनटी को बुलाएंगे और अगर सर डिस्टेंस में है तो उसके एयरवे को फिर अगेन सिक्योर करेंगे। आपने नहीं, वही वाली बात है, आपने यहीं पे मिस कर रहे हैं ना। कॉल फॉर हेल्प, immediately approaches airway breathing circulation, prop up the patient, put airway if needed, ठीक है, make sure patient is fully recovered from anesthetic effects, पता लगे उसको रिकोलराइजेशन नहीं हो सकती। What is रिकोलराइजेशन by the way? रिकोलराइजेशन क्या होती है, उसकी क्या रीजन होती है? सर वो ड्रग रेसिडुअल इफेक्ट ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज। एक बंदा बताए प्लीज जी, बताइए सर। रेसिडुअल इफेक्ट होता है जो एनेस्थीसिया ड्रग्स का। नहीं, ये आप रिकोलराइजेशन सर फैट में जो ड्रग फैट में एब्जॉर्ब होती है फिर वो स्लोली रिलीज होती है दोबारा से। गलत आंसर, गलत आंसर, गलत आंसर। रिकोलराइजेशन नहीं है, बट व्हाट डू यू मीन बाय रिकोलराइजेशन? सर वही एनेस्थीसिया ड्रग रिलीज होती है दोबारा से। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज होगा, लाइक हमने पेशेंट को अभी सर उसकी प्रॉपर डेफिनेशन याद नहीं है, लेकिन नहीं ये डेफिनेशन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा लाइक सर वो देखें, ये कॉन्सेप्ट क्योंकि मुझे नहीं आता था तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बाकियों को भी नहीं आता होगा। मुझे वैसे खुशी बहुत होती है अगर किसी को इसका आंसर, जो मसल रिलैक्सेंट को रिवर्सल देते हैं, वो रिवर्सल का क्या है? एट टाइम ऑफ रिवर्सल सर, एट टाइम ऑफ रिवर्सल अगर एक सेकंड मुझे मुकम्मल आंसर सवाल पूछने दे। रिवर्सल एजेंट कैसे एक्ट करता है? न्यूस्टिग्मीन रिवर्सल सर वो एसिटाइलकोलिन लेवल बढ़ा देता है, जो कि ओवरकम आ जाता है जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो ब्लॉक होता है, जो न्यूरोमस्कुलर नर्व्स में। सर रिवर्सल के ये है, ठीक है। तो जो दवाई होती है वो किधर जाती है? ये सर कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होता है। ये बोलने दे इनको, रहमान सर इनको बोलने दे, एक मिनट बोलने दे, इनको बोलने दे प्लीज। रहमान आप बोल रहे थे जी, बोले शाबाश। ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होता है। जी जी। जब हम रिवर्सल एजेंट देते हैं तो एक्चुअली हम एसिटाइल हमने जो रिलैक्सेंट ड्रग दिया होता है वो स्लोली प्लाज्मा से वेनिश कर रहा होता है। अगर उसकी लेवल पहले से ज्यादा हो तो वो तो उसने रिसेप्टर्स को ऑक्युपाइड किया हुआ होता है, तो रिवर्सल एजेंट का फिर फायदा नहीं होगा। थोड़ी बहुत वो आ जाएगी लेकिन एक्चुअली वो रिवर्स नहीं हुआ होगा। बेसिकली रिकोलराइजेशन का यही मतलब होगा कि रिकोलराइजेशन का इफेक्ट है कि आपने न्यूस्टिग्मीन जो दी है उसका इफेक्ट वेव ऑफ हो गया है, लेकिन जो मेटाबॉलिक फॉर एनी गुड रीजन द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट इज स्टिल देयर एंड इट इज ब्लॉकिंग द मसल्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस and causing muscle weakness. तो आपने make sure करना है कि patient is fully recovered from neuromuscular blocking agents. Patient is recovered. Patient does not have any respiratory depression because of any anesthetic, residual anesthetic induction like anesthetic agent or opioids. ठीक है? तो आपने ये लफ्ज वहां पर बोलने हैं, वो वहां पर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये आपने जुमला बोलना है, फिर उसके बाद आप बोलें उसकी हो सकता है सिर्फ टंग फॉल कर रही है, उसकी वजह से स्ट्राइडर हो रहा हो, कुछ भी ना हो रहा उसको। इसीलिए मैंने आपको बोला ना कि इमीडिएटली कॉल फॉर हेल्प,
prop up, put airway, make sure patient is breathing, make sure anesthetic effects are out. उसके बाद ये आपने उसमें आना है जो सर्जिकल चीज है। उसके बाद आप देखेंगे हीमाटोमा तो नहीं हो गया, आपने देखा कि इस तरीके से करके आपने देखा वो उसका रिलीफ हुआ या नहीं, इमीडिएटली आपने सर्जन को कॉल कर लिया। और अगर उस दरमियान में आपके मैनुअल से भी नहीं वो मैनेज हो रहा तो तब आपने बताना है कि आप उसके क्लिप्स खोल देंगे ताकि हीमाटोमा वो हो जाए। लास्ट रिजॉर्ट में आपने बताना है। आइडियली इट शुड नॉट बी डन बाय यू, आपने तो अपने देखने चीजें ना, और उसके अंदर आपने रीइंट्यूबेशन के बारे में एंड पे लेके जाना है। आपने लो थ्रेशोल्ड होना चाहिए। अगर आपको लगे कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है तो आपने फॉरन इंट्यूबेशन का नाम लेना है। उससे पहले आप कह लें कि आप उसको एल में डाल के वेंटिलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपने एयरवे पहले नेजोफ्रेंजियल एयरवे का नाम लिया, ओरोफ्रेंजियल एयरवे का नाम लिया, सॉरी नेजोफ्रेंजियल बोल रहा हूँ, आपने एयरवे का नाम लिया, उसके बाद आपने एलएमए का नाम लिया, आपने सर्जन को कॉल किया, आपने बाकी चीजों को रूल आउट किया और साथ आपने फिर वो उसके अंदर जो ओपन कर दिया, ठीक है। सबसे पहले ओपन करने वाला नाम नहीं लेना। सबसे पहले फैक्टर्स में भी ये पहले नहीं कह देना कि नहीं जी हीमाटोमा, और हीमाटोमा के अलावा 75,000 चीजें, ठीक है। तो वो आपने सारी इसमें नेबुलाइज का पूछते हैं, नेबुलाइज किससे करेंगे? नेबुलाइज रसीमिक एपिनेफ्रिन, ठीक है। वो बेसिकली एयरवे का एडिमा अगर हो रहा है तो उसके अंदर रसीमिक एपिनेफ्रिन है। अगर कोई उसको सिक्रीशन सक्शन के, अच्छा मैं सक्शन बोलना भूल गया, आपने जब एयरवे का जिक्र करना है ना तो एयरवे को सिक्योर करने के अंदर एयरवे में सक्शन और एयरवे की पिटेंसी, ये आपने दोनों बातें बोल ली, ठीक है। तो ये इसका है। उसके बाद आप अगर ये 48 आवर्स के बाद है तो आपने हाइपोकैल्सीमिया सस्पेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर उसको होर्सनेस तो नहीं हो रही, साथ आप उसकी रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको जो है वो उसके एयरवे को दोबारा उसको रीइंट्यूबेट करने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये सारी बातें होती हैं। और कॉजेज कौन कौन से होते हैं? ट्रेकोबलेशिया हो सकता है, सिक्रीशंस हो सकती हैं, वो हीमाटोमा बन रहा होता है, ठीक है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की इंजरी हो सकती है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये सबसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है जो थायराइड में पूछा जाता है, ठीक है। बाकी जो है वो थायराइड क्राइसिस जो है वो पोस्ट ऑप में भी हो सकता है, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में भी हो सकता है। आपने इसलिए जो माई बेस्ट फ्रेंड है वो आपने बताना है, ठीक है। माई बेस्ट फ्रेंड स्ट्रेस देंगे तो उसकी वजह से जो है वो उसको थायराइड क्राइसिस में पेशेंट जा सकता है, ठीक है। तो थायराइड के बारे में और कोई बात अगर रह गई है तो वो इंशाल्लाह कल करेंगे। साथ एयरवे की जो मैनेजमेंट है, कल इंशाल्लाह हमारा टास्क है एयरवे की असेसमेंट और डिफिकल्ट एयरवे की मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को डिफिकल्ट एयरवे के एल्गोरिदम्स आने चाहिए। इसके अंदर आपको एयरवे को एग्जामिन कैसे करना है, ये टोक्स का भी स्टेशन है, और जो है वो आपको पता है एक एनेस्थेटिस्ट की ये ब्रेड एंड बटर है। तो वो सारे टेस्ट, उनकी सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, वो आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन से एयरवे के टेस्ट करते हैं, कौन कौन से एयरवे की इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, और किस तरीके से डिफिकल्ट एयरवे को मैनेज करते हैं, वो दास के एल्गोरिदम्स आपको सारे आने चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर जो थायराइड की कोई अगर बात रह गई है तो वो इंशाल्लाह कल कर लेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को फायदा हुआ है। कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। और असल में एंटी हिस्टामिन्स खा के बिकॉज ऑफ माय सिचुएशन, वो नींद सो के ना दिमाग भी बंद हुआ है। तो आप लोग मेरे लिए भी दुआ करें, मेरी फैमिली के लिए भी दुआ करें, मैं ठीक हो जाऊं, ठीक है। बाकी ये है कि देखें, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज बोलें। मैं आई वुड एक्सपेक्ट कि ये जो लोग आज नहीं बोल रहे हैं वो कल बोलें, और वो लोग जो आज बोल रहे हैं वो कल सुने और बीच में करेक्शंस करें फिर, ठीक है। सर कल का टॉपिक यही होगा? कल का टॉपिक क्या? कल का टॉपिक यही है। अब असल में चक्कर ये है कि अच्छा आप उमर आप मुझे बता देना बाद में ना, आप मुझे पर्सनल मैसेज में बता देना। आपको अगर आपका वाइवा जल्दी है तो मैं आपको एक्स्ट्रा, आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, मैं आजकल फ्री हूँ। एक बात हो गई। दूसरी बात, क्योंकि ये एफसीपीएस एमसीपीएस के वाइवे थोड़े डिले हो गए, ठीक है, तो हम लोगों ने थोड़ी सी स्पीड कम कर दी है। ठीक है सर, हाँ मेरा भी सर अभी थोड़ा डिले है जी, पर फिर आप इसी पेस पे रखें। जो पूछ देखिए, सारे लोग जिन्होंने अब पहली दफा ज्वाइन किया है, वो सारे जो जितने भी ये हम लोगों ने डिस्कशन की है, वो सारे जो हैं वो मैंने उसको ऑडियो लिंक के अंदर जूम के हेडिंग के नाम से उसमें मैंने सारों को डाल दिया है, ठीक है। हाँ जी, वो देख लिया। आप लोग सुन लीजिए, और कोई भी चीज समझ नहीं आती तो फील फ्री टू आस्क एनीथिंग एनी टाइम, ठीक है। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि देखें, बोलने की प्रैक्टिस करें, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। वहां पर अगर आपके मुंह में लुकनत आई और आप बोलेंगे नहीं
डरते रहेंगे तो फिर आप नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।